हाँ तो साथियों, आज हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आव्यूह के प्रकार में हम लोग का पहला है पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह किसे कहा गया? जिसमें पंक्ति दिखाई दे। तो पंक्ति दिखाई कब दे सकते हैं? तो जैसे आप देखेंगे कि तीर है, तो अगर तीर है आप इसे बोलेंगे एक ही लाइन में है, आप बोलते हैं पंक्तिबद्ध है। तो उसी प्रकार से आप पंक्ति आव्यूह तभी बोलेंगे जब आव्यूह में सिर्फ एक रो हो, मतलब एक रो हो, 2 3 5, सिर्फ एक रो हो। कॉलम की संख्या जो हो उनसे आपको कोई बहस नहीं है। फिर लाइक आप इसी तरह से आप कॉलम मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहने का अर्थ होता है कि जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, यानी अगर सिर्फ एक कॉलम है तो हम उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, चाहे उसमें रो की संख्याएं जो हो। जैसे A = 2 3 7, ये हम लोग का स्तंभ आव्यूह है, रो मैट्रिक्स है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या सर A = 2 कॉलम मैट्रिक्स है? हाँ है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या सर A = 2 3 4 5 6 7 क्या स्तंभ आव्यूह है? तो इसका जवाब आप करेंगे नो, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या एक से ज्यादा है। इनके ऑर्डर देखें तो 3 हॉरिजॉन्टल 3 रो और 2 कॉलम है, तो इनमें हम लोग के पास कितने हो गए? कॉलम की संख्या एक से अधिक है, इसीलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर आती है हॉरिजॉन्टल। जैसे आप कहीं पर भूभाग, जमीन, कोई नक्शा आप देखते हैं तो आप उसमें बताते हैं कि ये जमीन वर्गाकार है, आयताकार है, क्षैतिज है। तो उसी टाइप से आप यहाँ पर देखेंगे क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज हमको अगर वह क्षैतिज रूप में दिखाई दे तो हम उसे रो के रूप में दिखाई दे तो हम उसे बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 7 4 8 9, क्लियर? तो 2 3 7 4 8 9, अब इसमें आप देखें कि ये क्षैतिज रूप में दिख रहा है, रो के रूप में ज्यादा दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। तो इसमें खासियत ये होता है कि इसमें आप देखें कितने रो हैं? 1 2 2 और कॉलम कितने हैं? 3 2/3। इसीलिए इनका डिफिनेशन दिया गया है वैसे मैट्रिक्स जिनमें रो की संख्या, वैसे मैट्रिक्स जिनमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब इसी का जस्ट अपोजिट डिफिनेशन आप खुद कर सकते हैं। बोलेंगे भाई अपोजिट डिफिनेशन क्या होगा? तो सर अपोजिट डिफिनेशन वैसे मैट्रिक्स जिनमें कॉलम की संख्या जिनमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे हम लोग उदग्र आव्यूह कहते हैं। तो जैसे हम लोग के पास हो गया 2 3 7 4 8 9, क्लियर? अगर इससे हम तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रो की संख्या अधिक हो चुकी है 3 क्रॉस 2। तो इसमें अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। आप लोग के मन में आता होगा कि क्या सर 3 2 1 क्या यह क्षैतिज है? हाँ, ये क्षैतिज तो है, लेकिन इसका नाम है स्तंभ आव्यूह, क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है। तो डेफिनेशन के अनुसार, तो इस मतलब डेफिनेशन के अनुसार उदग्र आव्यूह का ये पालन कर रहा है, इसीलिए इसे भी हम क्षैतिज आव्यूह भी हम बोल सकते हैं, सॉरी उदग्र आव्यूह भी बोल सकते हैं। अब है शून्य आव्यूह। तो शून्य वैसे मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसे मैट्रिक्स
जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। एज लाइकली 0 0 0 0, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। वर्ग, तो वर्ग आप तो जान रहे हैं। आव्यूह का डेफिनेशन था आयताकार सजावट। तो आयताकार सजावट आयत वर्ग कब बनेगा? तो आयत वर्ग तभी बनेंगे जब उनकी भुजाएं समान हो। तो मेरे मैट्रिक्स में भुजा के नाम से जाने जाते हैं रो एंड कॉलम। तो वर्ग आव्यूह कब बनेंगे? जब इनके रो और कॉलम बराबर है। जैसे कोई आयत, अगर कोई आयत है तो उसे वर्ग कब कहा जाएगा? जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब मेरे पास है वर्ग आव्यूह। तो आव्यूह में क्या होते हैं? रो मीन्स हो जाता है हमारा लंबाई और कॉलम मीन्स हो जाता है चौड़ाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ गए होंगे कि चाहे उसकी जो भी ऑर्डर हो 2 3 4 5, तो इनमें मेरे पास 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अब आपके एग्जाम हॉल में एक टेक्निकल क्वेश्चन रखते हैं, जैसे A इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij M क्रॉस M, एक वर्ग आव्यूह होंगे, एक वर्ग आव्यूह होंगे यदि। तो हम लोग का ये आव्यूह वर्ग कब कहलाएगा? ध्यान दें, स्क्वायर कब कहलाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर तभी कहलाएगा जब रो और कॉलम आपस में बराबर होगा। तो मेरे पास रो की जगह पर कौन है? M, और कॉलम की जगह पर क्या है? M। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं जब M इज इक्वल टू M। क्लियर? अब यहाँ है मुख्य विकर्ण। अब इसी का एक टॉपिक आ जाता है कि मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण पर ही आधारित ये सारे डेफिनेशन है। मुख्य विकर्ण को अगर सही सही मूव कर देंगे तो ये 5 खत्म और ये 5 शब्द से आएंगे 5 खत्म। जैसे हम लोग के पास है मुख्य विकर्ण, तो विकर्ण तभी होते हैं, विकर्ण वही उसी मैट्रिक्स के पास होते हैं जो एक वर्ग आव्यूह है। सिंपल एग्जांपल हम करते हैं। A इज इक्वल टू A A A A A A। क्लियर? अगर मैं इसका नामकरण करूं तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं, मुख्य विकर्ण जो होते हैं, वो आपके A11 A22 A33 ये वाले जो विकर्ण होते हैं इसी का नाम रखा गया है मुख्य विकर्ण। इसका नाम क्या है? मुख्य विकर्ण। अगर आपको डिफाइन करना है मुख्य विकर्ण तो आप मुख्य विकर्ण के बारे में बोल सकते हैं वैसे अवयव जिनके रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे A11 रो और कॉलम बराबर है, A22 तो रो कॉलम बराबर है, A33 रो कॉलम। ऐसे जो भी आएंगे उन सभी का नाम होगा मुख्य विकर्ण। यानी जिस विकर्ण के रो और कॉलम I और J बराबर होंगे उसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब ये जो होते हैं अदर विकर्ण फॉर्म, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम I और J का मान इक्वल हो। इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स है इन वाले मैट्रिक्स का नाम है, सॉरी ये वाला जो विकर्ण है इसका नाम है दूसरा विकर्ण। तो आप मुख्य विकर्ण पहचान गए। वैसे विकर्ण जिनके अवयव में I और J का मान बराबर हो, अर्थात रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। अदरवाइज जो विकर्ण होते हैं उसका नाम सेकंड डायगोनल दूसरा विकर्ण रखा गया है। अब ये तो बात समझ में आ गया।
अब आते हैं हम लोग ये विकर्ण, दूसरा विकर्ण तक समझ गए। अब यहाँ है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव यानी जिनमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। तो हम लोग के पास जैसे a इज इक्वल टू a11 0 0 0 a22 0 0 0 a33 समझ में आ गए होंगे। विकर्ण अवयव वैसे अवयव जिनके मुख्य विकर्ण को छोड़कर यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो, उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। अब इसी के आधार पर आपके ये चार मैट्रिक्स ध्यान देंगे। सुहाग मतलब हमें बोला है अदिश अवयव। तो अदिश किसे कहा गया? तो अभी आपके पास जो ये विकर्ण है ना, ये असमान डिजिट का है, असमान डिजिट का है। मतलब a11 0 0 0, यहाँ पर डिजिट ले लीजिए, समझ में आएगा, 2 5 0 0 0 7। तो इन्हीं का नाम रखा गया है विकर्ण अवयव, जिनके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 5 7 आप यहाँ 2 भी चलेगा, यहाँ भी 2 चलेगा, लेकिन इसका नाम विकर्ण अवयव है। अब आपको नेक्स्ट डिफिनेशन करना है 2 5 7। अब अदिश, अब अदिश अवयव किसे कहा गया है? तो अदिश में कहा गया है अगर विकर्ण अवयव में, समझ रहे हैं, यदि विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए, मतलब समझ गए, जैसे मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्लियर? अब इनके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट समान है। अगर मुख्य विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट समान है तो इसे हम लोग बोलेंगे अदिश अवयव। अब आपकी इच्छा होगी कि सर ये नंबर अगर यहाँ चला जाए, तो हाँ भाई, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, यानी सभी अदिश अवयव को विकर्ण अवयव कहा जा सकता है। बट सभी विकर्ण अवयव एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते हैं, अदिश अवयव नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर में ये कह रहे हैं हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव कहने का अर्थ हुआ वैसे मैट्रिक्स वैसे विकर्ण मैट्रिक्स जिनके पर मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। जैसे ये मेरा एक अदिश मैट्रिक्स है, ये मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो एक विकर्ण अवयव होना चाहिए। विकर्ण का मतलब आप समझते हैं यहाँ कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो। तो विकर्ण अवयव में हम लोग का काम है, सॉरी आइडेंटिटी में, कि मुख्य विकर्ण जो है ना, इनके सारे एलिमेंट 1 होना चाहिए, ओनली 1। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? तो अब इसी का नाम रखा गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर के द्वारा भी इसका नामांकन किया जाता है। जैसे ये आई का मतलब बोथ, ये भी होते हैं 1 0 0 1। आप इस मैट्रिक्स को भी आई बोलेंगे, इनको भी आई बोलेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मतलब सिंबल होता है वह आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्रायः आई से ही सूचित किया जाता है। तो अगर ये तृतीय ऑर्डर का है तो इसे आई, द्वितीय ऑर्डर है फिर भी आई, लेकिन आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए अगर तृतीय ऑर्डर है इसे I3 से सूचित कर देते हैं 1 0
0 1 0 0 1। और अगर ये द्वितीय ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इसे हम लोग 1 0 0 1। समझ में आ गया होगा। तो बड़ी मजे से हम लोग समझ गए मुख्य विकर्ण क्या है। तो विकर्ण का मतलब हो गया वैसे वर्ग अवयव या वर्ग अवयव के वैसे अवयव जिनके रो तथा कॉलम आई तथा जे का प्लेस समान हो, उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? जिनके विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग का अदिश, अगर विकर्ण के अवयव समान हो तो उसे हम लोग अदिश कहते हैं। चाहे 2 2 रहे, 3 3 रहे, 4 4 रहे, 5 5 रहे, 6 6 रहे, 10 10 रहे, या 1 1 ही क्यों ना रहे, हम उसे अदिश अवयव कहते हैं। लेकिन 1 1 जो होते हैं, इसका नाम रख दिया गया है एकांक अवयव या तत्समक अवयव। तो इसमें क्या रखा गया है कि अगर कोई विकर्ण अवयव है, उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सिर्फ एक हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे I से सूचित किया जाता है। लेकिन अगर ऑर्डर 3 है तो इसे I3 बराबर सूचित कर देते हैं। अगर 2 है तो I2 से। सर हम ये 1 1 इसमें भी डाल सकते थे, यस, यहाँ भी 1 1 आप डाल सकते थे। तो अगर आप 1 1 डालेंगे तो अच्छी बात है। इसी कारण से कहा गया है कि सभी तत्समक अवयव एक अदिश अवयव होते हैं, लेकिन सभी अदिश अवयव तत्समक नहीं होते हैं। सर ये वैल्यू मैं यहाँ भी डाल सकता था, यस, आप डाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तत्समक अवयव जो होते हैं वह विकर्ण अवयव भी होते हैं। समझ में आ गया होगा इतना तो। अब बची बात आपका ऊपरी त्रिभुज अवयव। अब ऊपरी त्रिभुज इतना मस्त दिखने से ऊपर में बनेगा त्रिभुज, क्लियर। ऊपरी त्रिभुज ऊपर में बनेगा त्रिभुज। तो ऊपर में जब त्रिभुज बनेगा तो नीचे का एलिमेंट शून्य कहलाएगा। जैसे ये रह गया आपका, अगर आप ऊपरी त्रिभुज अवयव देखना है, मिटा जैसे ऐसे हो गया कि हम लोग को बोला है ऊपरी त्रिभुज, यानी अंक ऊपर में रहेंगे और नीचे का एलिमेंट शून्य। तो हम लोग बोलेंगे परिभाषा वैसे विकर्ण अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य और ऊपर क्या है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 2 3 0 4 0 5 0 0 0, क्लियर। तो ये हम क्या कह रहे हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट शून्य है, इसीलिए इसका नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, क्लियर। अब आप लोग के मन में छोटा मोटा कीड़ा, छोटी मोटी दिक्कतें आती होगी। क्या है दिक्कत? सर हमारा इच्छा यहाँ शून्य लिखने का है, क्या यह ऊपरी त्रिभुज अवयव है? यस, ऊपरी त्रिभुज अवयव है। सर मेरा इच्छा यहाँ 4 लिखने का है, क्या ऊपरी त्रिभुज अवयव है? यस, ऊपरी त्रिभुज अवयव है। सर यहाँ 0 लिखना है, ऊपरी त्रिभुज है। यस, यहाँ 0 लिखना है। यस सर ये सारे क्या मतलब ऊपरी त्रिभुज अवयव है? यस, ये सभी ऊपरी त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट शून्य होना चाहिए। ऊपर का एलिमेंट क्या है नहीं है, आपको कोई बहस नहीं है। सर तो इसी खुशी में अगर मैं यहाँ 5 लिखूं तो क्या ये ऊपरी त्रिभुज अवयव है? नो, क्योंकि आपने मुख्य विकर्ण के नीचे भी अंक डाल दिया। मुख्य विकर्ण के नीचे कोई भी डिजिट नहीं रहनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट शून्य। बच्चे हमें विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरे पास है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, मतलब निचली भी जिसे बोला जाता है लोअर, कि लो में त्रिभुज बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। तो आप इसे आराम से समझ गए होंगे कि 2 3 5 0 0 4 0 7 8, क्लियर।
तो इनका निचली त्रिभुज का परिभाषा है वैसे त्रिभुज जिनके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग निचले त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ नो डाउट आपको मतलब अभी मैंने ऊपर समझा दिया है, आप चाहे यहाँ 0 डालें, यहाँ 0 डालें, यहाँ 0 डालें, यहाँ 0 डालें, इन सभी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इस स्थिति में भी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। लेकिन अगर आप ऊपर में किसी प्लेस पर आपने अंक डाल दिया तो ये निम्न त्रिभुज आव्यूह नहीं होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो एक बार सुन लें। पंक्ति दिखना चाहिए, सिर्फ पंक्ति दिखना चाहिए, मतलब सिर्फ एक रो हो। स्तंभ मतलब खड़ा दिखना चाहिए, लंबवत दिखना चाहिए, पाया दिखना चाहिए, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। क्षैतिज में बड़ा दिखना चाहिए, क्षैतिज लंबा दिखना चाहिए, तो क्षैतिज तो तब दिखेगा जब उसकी चौड़ाई कम होगी, यानी जिसके रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या अधिक हो, उसे हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। उदग्र कहने का अर्थ वैसे मैट्रिक्स जिनमें जो उदग्र मतलब लंबा दिखेगा, चौड़ा कम दिखेगा। तो चौड़ा कम दिखेगा, लंबा दिखेगा। लंबा तो तभी दिखेगा जिनमें रो की संख्या अधिक होगी और कॉलम की संख्या कम होगी। शून्य दिखना चाहिए, वैसे आप जिनके प्रत्येक एलिमेंट शून्य। वर्ग का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब रो और कॉलम जिनके बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह। मुख्य विकर्ण जिनके किसी वर्ग आव्यूह के वैसे एलिमेंट जिनके i तथा j रो तथा कॉलम का मान समान हो, उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। दूसरा विकर्ण, पहले विकर्ण को छोड़ने के बाद जो विकर्ण बनती है उसे हम लोग दूसरा विकर्ण कहते हैं। विकर्ण आव्यूह वैसे आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण का एलिमेंट हो, बाकी सारे 0 हो। अदिश आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, और एकांक जिनके मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो। ऊपरी जिनके मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज बनता हो, नीचे शून्य हो। निचले मुख्य विकर्ण के नीचे त्रिभुज बनता हो और ऊपर शून्य हो। इसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों, इन सभी का डेफिनेशन लिखकर एग्जांपल के साथ हम आपको एक पेज यहीं पर फोटो देंगे, जिसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अध्ययन करने में आपको सुविधा होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग के पास जो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं हैं। हमारे पास है आव्यूह की संक्रिया, मतलब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन सी क्रिया होती है। तो इसके लिए जोड़, घटाव, अचर संख्या से गुना और गुना होते हैं। मतलब जोड़ का अर्थ हुआ कि हमें दो आव्यूह को जोड़ना है। घटाव का अर्थ हुआ कि दो आव्यूह को घटाना है। अचर संख्या से गुना का मतलब हुआ हम आव्यूह को किसी अचर संख्या से गुना करेंगे तो उनमें क्या सब बदलाव होंगे। गुना का मतलब हुआ हम दो आव्यूह को गुना करेंगे। जोड़ का मतलब समझ गए कि हमको दो आव्यूह जोड़ना है, और घटाव का मतलब हो गया हमें दो आव्यूह को घटाना है। अचर संख्या से गुना का मतलब हुआ हमें किसी अचर नंबर से आव्यूह को गुना करना है, और गुना का मतलब होता है दो आव्यूह को गुना करना है। तो आइए हम लोग जोड़ के बारे में जानते हैं। जोड़ का नियम है कि आप दो आव्यूह को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। सिंपल, ए m क्रॉस n जोड़ b m क्रॉस n ही रहनी चाहिए। मतलब पहले मैट्रिक्स में जितने रो हो उतना ही रो दूसरे मैट्रिक्स में भी रहना है, और पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो
दूसरे मैट्रिक्स में भी उतना ही कॉलम रहना है। तो अब ऐसी स्थिति को आप ऐड कर सकते हैं, तो उसका नाम होगा A प्लस B। क्लियर? और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर आपको प्राप्त होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो आव्यूह को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। अब अगर हम इसे ऐड करें, अगर हम इसे जोड़ें तो कैसे जोड़ें? तो आप जो जोड़ेंगे उसमें संगत एलिमेंट को जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5, क्लियर? प्लस दूसरे मैट्रिक्स है 4 2 1 6। आप इसे जोड़ना चाहेंगे, आप सबसे पहले इनके ऑर्डर चेक करेंगे। इनमें कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। इनमें कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। क्या ऑर्डर समान है? यस। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा, कितना मिलेगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है बाबू, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है। 3 + 4 7। नेक्स्ट आप इसमें सेकंड ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग 2 + 2 4। आप फिर इनको ऐड करेंगे 1 + 1 2 5 + 6 11। यही आपका आंसर रहेगा। आप इनका भी ऑर्डर देखें तो 2 रोज और 2 कॉलम्स। यही मैंने आपको समझाया था कि अगर आप दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, लेकिन उनकी ऑर्डर समान होनी चाहिए। देखते हैं एक दो एग्जांपल और। जैसे आपको है 3 2 7 1 - 3 2 4 5 6 प्लस 10 4 8 2 1 3 10 8 6। अब आप इसमें देखेंगे क्या ऑर्डर समान है? यस, 3/3 3/3। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो कितना होगा? ये 3 आप ऐड करेंगे 10 में, तो 3 + 10। समझ रहे हैं? आपको संगत मतलब स्थान के अनुसार इनके ये अंक जिस स्थान पर है दूसरे मैट्रिक्स के उसी स्थान से जुटेंगे। इसे आप यहाँ नहीं जोड़ सकते, सिर्फ यही ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 10 13। अब ये 2 को ऐड करना होगा आपको इस 4 में, 6 7 को ऐड करना होगा 8 में, 15 3 - 2 5 4 + 10 14 13 12। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे 2 1 5 6 4 3 प्लस 2 3 10 6 4 8। अगर ऐसा हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 2 4 7 8 10 14 11। ऑर्डर का समान था, 3 रो 2 कॉलम्स। क्लियरेंस? तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी ढंग से जब भी आपको आगे जोड़ना हो तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी संगत एलिमेंट को ऐड करना जो जिस प्लेस पर है वहां आपको ऐड कर देना है। फिर हम लोग के पास मन की मन्नत दूर नहीं हुई। 3 4 1 5 सर ऐड 2 4। क्लियर? तो इनमें कितने ऑर्डर हैं? 2/2। इनके ऑर्डर कितने हैं? 2/1। आप लिखेंगे कोटि समान नहीं है, इसीलिए हल संभव नहीं। क्लियर? यही आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा। तो साथी अब आप कहीं भी कभी भी दो आव्यूह को ऐड कर सकते हैं।
दोनों पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा ऐड कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं दिखा दूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसे हमें ऐड करना है कर सकते हैं फर्स्ट में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? हम इसे कितना लिख सकते हैं? क्लास 10 ट्राइगो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उनके हिसाब से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको अभी हम वही 1 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, हम इसे 0। क्लियर? अब आप चाहें तो एक्सरसाइज 3.2 में इस टाइप के सवाल होंगे एडिशन पर आधारित, आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट घटाओ, सेम प्रोसेस, जो जोड़ है वही घटाओ है, तो उनके लिए क्या कहा गया है? बस सेम, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स m क्रॉस n ही रहना चाहिए और उससे में घटाना है, तो a माइनस बी होगा और उसका कोटि समान रहेगा। यानी पहला मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, दूसरा भी मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, ये दोनों अगर बराबर रहेंगे तभी मैट्रिक्स का घटाव संभव होगा। अब ये घटेंगे, इसका नाम होगा a माइनस बी और इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। जो जोड़ था वही घटाव रहता है, सेम प्रोसेस है। 3 2 1 5 घटाव आपको करना है 2 1 3 8। समझ गए होंगे? तो आप इसे लिख सकते हैं फर्स्ट 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस 8 माइनस 3। आंसर नेक्स्ट हम लोग के पास है अचर संख्याओं से गुना। अगर हमें किसी अवयव को अचर संख्या से गुना करना है तो हम उनके प्रत्येक अवयव को गुना करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर A इज इक्वल टू है A11 A12 A21 A22, अगर आपको इसे अचर संख्या से गुना करना है, k से गुना करने पर, तो ये होगा k a। आप इनके प्रत्येक एलिमेंट को k से गुना करिएगा, यानी k a11 k a12 k a21 k a22। एग्जाम्पल हम एक अंक से आपको समझाते हैं। जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है आपको 3 2 1 4, आपसे कहा जाए तो 3A ज्ञात करें। आप सिंपल में आप इसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स 3A इज इक्वल टू, आप इसे 3 से गुना कर लीजिएगा 9 6 3 12। आंसर इसी टाइप पर आधारित आपका ऐसा सवाल आता है कि A इज इक्वल टू 2 3 1 4, B इज इक्वल टू 4 6 3 1। तो आपको कहा जाएगा 2A माइनस 3B ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे सॉल्व में, 2A माइनस 3B, तो 2 इंटू 2 3 1 4 माइनस 3 इंटू 4 6 3 1, मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 6 2 8 माइनस 12 18 9 3, माइनस होगा 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12
-7 8 -3 5। मतलब हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रत्येक एलिमेंट को। 4 2 3 6 2 8 फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 12 18 3 9 3। अब हम लोग को माइनस का चिन्ह आ गया तो हम लोग सिंपल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हटा देंगे। तो हम पहला में से पहला घटा लेंगे तो 4 - 12 -6 -18 -6 तो सॉरी -12 2 - 9 -7 8 -3 5। क्लियर, यही हो गया। अब इसमें एक दूसरा टाइपिकल भी रहता है एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आपका रहा 2 × 3 2 1 4 माइनस 2 1 3 2। तो ये रहा हम लोग का कितना 6 4 2 8 माइनस 2 1 सरल करें तो फिर 3 2। सिर्फ इसी मैट्रिक्स में था मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कोष्टक रहता तब हम दोनों को गुना करते, लेकिन ये तो सिर्फ इसी मैट्रिक्स में है गुना, यहाँ तो नहीं है गुना के रूप में। हम पहले 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया 6 4 2 8 माइनस। अब इसे हम लोग घटा लेंगे तो 6 - 2 4 4 - 1 3 2 - 3 -1 8 - 2 6। अब आप लोग चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 3.2 में जोड़ घटाव और अचर संख्या से गुना पर आधारित कुछ पक्ष दिए गए हैं, आप लोग उन्हें बना लें। अगले क्लास में हम आपको 2 आव्यूह के गुना के बारे में सिखाएंगे। आज हम आप लोग को इनके डेफिनेशन भी ऐड कर देंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। इतनी सारी मेहनत का नतीजा, इतनी सारी मेहनत मेरा तभी सफल होंगे जब आप लोग बुक अवेलेबल कर आप अपने चैप्टर को हल करेंगे। उनसे आपकी कंसल्टेंसी बढ़ेगी, उससे आप मतलब अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस में आ सकेंगे। सिर्फ वीडियो सुन करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सवाल घर कर बैठ करके बनाइए। दिक्कत होने पर आप कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं दिक्कत होने पर। अब बाकी जो डिफिनेशन है उनका ऐड हम सेट कर देते हैं।